जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर विराम चिन्ह को पढ़ने वाले हैं। और विराम चिन्ह को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जैसे हम ऊपर ऊपर से मोटा मोटी पढ़कर निकल लिए। विराम चिन्हों को यहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उनके नियम क्या होते हैं, कहाँ पर विराम चिन्ह लगते हैं, वे सभी नियमों के बारे में बात करेंगे। अगर आप विराम चिन्हों की इन क्लास को देख लोगे तो आपके जो वाक्य शुद्धि के प्रश्न होते हैं ना हिंदी में, वे आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे इस विराम चैप्टर से ही। ठीक है, तो विराम चिन्हों को आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, सभी नियमों को बहुत अच्छे से जानना और समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, विराम चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ठहराव या रुकना होता है। यानी जब हम वाक्यों को उच्चारित करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें हमको कहीं पर सांस लेना पड़ता है। तो उस सांस लेने को ही यहाँ पर रुकाव या ठहराव कहा जाता है। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब देखिए, इसकी परिभाषा भी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ने या लिखने के दौरान वाक्यों में ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको यहाँ पर विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जब हम वाक्य को लिखते या पढ़ते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारी कंडीशन ऐसी बनती है जहां पर हमको रुकना होता है, यानी कि हमको सांस भी लेना होता है, या फिर वाक्य समाप्त हो जाता है तब हमको चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। या फिर ऐसी सिचुएशन आती है हमको अपने चेहरे के एक्सप्रेशन या मन के भावों को दर्शाना होता है, तो वहां पर विराम चिन्हों के द्वारा ही उनको दर्शाया जाता है। इसलिए यहाँ पर विराम चिन्हों को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम अपनी हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से शुद्ध रूप में सीख सके और लिखना उसको जान सके। तो देखिए, यहाँ पर विराम चिन्ह की यहाँ पर आपको परिभाषा मालूम चल गई। उसके बाद देखिए, कामता प्रसाद गुरुदेव हमारे हिंदी के विद्वान, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने विराम चिन्हों की जो संख्या मानी है वो टोटल 20 मानी है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु है, ये हिंदी के एक विद्वान है। इन्होंने विराम चिन्हों की जो संख्या मानी है वो टोटल 20 मानी है हिंदी में विराम चिन्हों की। ठीक, और जो ये हिंदी में विराम चिन्ह है ना, इन्होंने क्या कहा है कि इसमें से सिर्फ एक विराम चिन्ह को छोड़कर, कौन से विराम चिन्ह को छोड़कर, पूर्ण विराम चिन्ह होता है। देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह ये ऐसा होता है किसी भी वाक्य के जो अंत में लगता है, इसको छोड़कर बाकी अन्य जितने भी विराम चिन्ह है ना, वे यहाँ पर इंग्लिश से आए हुए माने हैं कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को छोड़कर। ये देखिए, पूर्ण विराम ये होता है जो कि वाक्य के अंत में भी लगता है, ये ऐसे। तो कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर अन्य सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिए हुए माने हैं, यानी अंग्रेजी भाषा से सभी आए हुए हैं। केवल ये पूर्ण विराम है, ये आपका हिंदी भाषा का ही है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखें, यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। अगर विराम चिन्हों का प्रयोग सही से न किया जाए तो अर्थ का यहाँ पर अनर्थ हो जाता है। कैसे हो जाता है, मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा हुआ है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों एक ही वाक्य है। अब देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह कैसे खेला पलट देते हैं। देखिए, रोको मत, यहाँ पर हमने अल्प विराम लगाया है, रोको मत जाने दो, इसका अर्थ क्या निकल कर आया है कि उसको रोको मत, उसे जाने दो। ऐसे ही तो आया है इसका अर्थ निकल कर। भाई, यहाँ पर हमने इसका अल्प विराम लगाया, तो यहाँ से इसका अर्थ निकल कर क्या आएगा कि उसको रोको मत जाने दो, इसका मतलब ये आया निकल कर। ठीक ऐसे ही अगर हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने रोको के बाद में अल्प विराम लगाया है। अब यहाँ पर देखिए, रोको मत जाने दो, यानी अब कह रहा है कि इसको रोक लो, मत जाने दो। तो यहाँ पर देखिए, विराम चिन्हों की वजह से यहाँ पर अर्थ का अनर्थ इसीलिए हो जाता है। वाक्य दोनों एक ही है, और यहाँ पर जो अल्प विराम है इसकी बस हमने जगह बदली है। यहाँ पर रोको मत जाने दो, इसका मतलब ये हो गया कि इसको रोको मत जाने दो, इसको तो जब इसको जाना ही है। और यहाँ पर हमने अल्प विराम लगा दिया, इसका मतलब होगा रोको मत जाने दो, यानी इसको रोक लो, इसको जाने मत दो। तो इस तरीके से यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है विराम चिन्हों की वजह से। तो चलिए देखें, जो हिंदी के 20 विराम चिन्ह है, इनको यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में सभी नियम जानेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आप देख लीजिए कि ये 20 विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, और इनके चिन्ह भी आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर देखिए, अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह आपको ऐसा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह आपका ये देखिए, ये ऐसा मिल जाएगा, इसके ऊपर ये एक बिंदी होती है, ये
अल्प विराम की तरह ही होता है, बस इसके ऊपर एक बिंदी और आ जाती है, ये आपका अर्ध विराम हो जाता है। उसके बाद है यहाँ पर पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम है आपका ऐसे, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है ना, उनके अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर विषमयादि बोधक, ये होगा आपका विषमयादि बोधक चिन्ह, यानी कोई विषम्य बात, कोई आश्चर्यचकित बात अगर वाक्य में कही जाती है ना, तो यहाँ पर ये विषमयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर ये हो गया निर्देशक चिन्ह, यानी अगर किसी को कोई निर्देश दे रहे हैं वाक्य के थ्रू, तो वहां पर ये आपका निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, इसको लगाकर आगे निर्देश लिखा जाता है। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह आपका दो तरीके का होता है, डबल इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इसको, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं। यानी कोई वाक्य को, अगर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कोई वाक्य है, उसको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है, और कोई वाक्य या शब्द अगर इम्पोर्टेंट है, उसको यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखे जाता है। ये मैं आपको डिटेल में अभी बारी बारी से सबका नंबर आएगा अच्छे से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। देखिए निर्देशक और योजक दोनों एक ही जैसे ही होते हैं, निर्देशक का जो चिन्ह है वो थोड़ा लंबा होता है, और ये योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है इससे। उसके बाद है यहाँ पर ये विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह यहाँ पर देख लीजिए, किसी बात का हमको विवरण देना होता है ना, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद उस बात का विवरण करते हैं। यह है आपके कोष्टक, कोष्टक चिन्ह आपके देखिए तीन तरीके के होते हैं, ये छोटा कोष्टक, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, ठीक है, ये तीन कोष्टक होते हैं। और ये आपका लाघव चिन्ह है, ये देखिए लाघव चिन्ह आपका बेसिकली शून्य की तरह होता है, जीरो की तरह। डिटेल में हम इन पर बात जरूर करेंगे। उसके बाद है हंसपद, हंसपद का चिन्ह जो होता है वो ऐसा होता है, यानी अगर वाक्य लिखते समय हमसे कोई शब्द छूट जाता है, तो इसको लगाकर वहां पर उस शब्द को दोबारा से लिख दिया जाता है। यहाँ पर ये आपका हंसपद या फिर त्रुटि बोधक पद भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उपविराम, उपविराम का चिन्ह ये होता है, जिसको विसर्ग भी आप बोलते होंगे, ये उपविराम का चिन्ह होता है। पुनरुक्ति का मतलब यहाँ पर देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा होता है डबल वाला, ये दोनों साइड नहीं जाएगा, बस ये एक नीचे लगता है। ये कहाँ पर लगता है, मान लीजिए कोई बात हमने ऊपर लिख दी गई ऊपरली लाइन में, और वही बात हमको सेम टू सेम नीचे की लाइन में भी लिखनी है, अगर उसको लिखने से बचना है ना, तो हम यहाँ पर इस पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। लोप चिन्ह आपका ये होता है, देख लिए ऐसे होती है डॉट डॉट, और यहाँ पर आपका हो जाता है दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण ये होता है आपका, ये एस की तरह होता है, बेसिकली इसको गुरु बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जब छंदों में मात्राओं की गिनती करनी होती है ना, तब इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी को लंबी आवाज लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दीर्घ उच्चारण का। यहाँ पर यह आपका समाप्ति सूचक, जब कोई भी लेख हमारा समाप्त हो जाता है, तब हम इस समाप्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। और ये होगा आपका टीका चिन्ह, टीका चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, आपको समझाएंगे, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये हम प्रॉपर जब इस पर आएंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से इसका क्लियर करेंगे। इसका चिन्ह यहाँ पर ये स्टार सा होता है, और ये आपका पाद बिंदु, ये आता है आपका पाद बिंदु, ये अरबी फारसी से जो शब्द आए होते हैं ना, उनके नीचे लगाया जाता है, बेसिकली इसको नुक्ता भी कहा जाता है। और ये आपका अंतिम तुल्यता सूचक, यानी बराबर का चिन्ह, ठीक है, इसको समता सूचक चिन्ह भी बोला जाता है। तो ये हमारे टोटल 20 विराम चिन्ह हो गए। अब हम इनके बारे में एक एक करके बहुत डिटेल से जानेंगे, इनके नियमों को भी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अल्प विराम की बात करेंगे। और इसको देखें, अल्प विराम जो है काफी महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों में। इसका प्रयोग जो है, इसको प्रयोग करने के 8 नियम है। मैं आपको इसको प्रयोग करने के पूरे 8 नियम बताऊंगा, हो सकता है आपने अभी तक कहीं पर पढ़े भी ना हो, तो इसके पूरे 8 नियम आप अगर पढ़ लेंगे, तो आप वाक्य शुद्धि के जो प्रश्न होते हैं ना आपके, वो आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अल्पविराम। अल्पविराम क्या होता है और इसका यूज जो होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। बेसिकली इसके प्रयोग के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए अल्पविराम। अल्पविराम का चिन्ह जो होता है वो आप देख लीजिए कैसा होता है। सबसे पहले तो ये कोमा होता है, बेसिकली जिसे आप कोमा कहते हैं ना, वही अल्पविराम होता है। इसका अर्थ जो होता है अल्पविराम का, थोड़ी देर रुकना या ठहरना, यानी वाक्य के बोलते समय जब कहीं पर रुकना होता है ना, तो बहुत ही अल्प मात्रा में रुकना या बहुत ही थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना जो होता है, वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में एक ही प्रकार की 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं आई हो और उनके बीच में
और लगने की संभावना हो तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। यानी यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह को लगाने की कंडीशन आपको बताई गई है कि किसी वाक्य में जब एक ही प्रकार की दो या दो से अधिक संज्ञाएं, मतलब दो या दो से अधिक संज्ञाएं आएगी और उन संज्ञाओं का जो होगा एक ही स्वरूप होगा। यानी अगर संज्ञा व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक की संज्ञा होगी, संज्ञा जातिवाचक है तो जातिवाचक की संज्ञा होगी। कैसे होगी मैं उदाहरण में बताऊंगा। दो या दो से अधिक संज्ञाएं हो और उनके बीच में, उन दो संज्ञाओं के बीच में, जैसे कि मान लीजिए राम और मोहन है, ठीक है, राम और मोहन दो एक जैसी संज्ञाएं होगी और उनके बीच में या तो ये और लगा हो या और लगने की संभावना हो या ज़रूरत हो, तो वहाँ पर आप अल्प विराम चिन्ह लगा सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, आपके बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 1, रामू श्यामू और धनराज खेल रहे थे। अब यहाँ पर देखिए रामू और श्यामू दोनों एक ही जैसी संज्ञा है, भाई ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा की एक कंडीशन फुलफिल हो गई कि दो या दो से अधिक एक ही संज्ञाएं हो, एक ही जैसी। तो रामू और श्यामू दोनों एक ही जैसी संज्ञाएं हैं। अब देखिए रामू और श्यामू को बोलकर देखिए, अगर आप रामू श्यामू बोलेंगे तो कुछ अजीब सा लगेगा। आप ध्यान दोगे रामू और श्यामू, आपके मन से ऐसा निकल कर आएगा कि इनके बीच में हम और लगा लें, रामू और श्यामू। आप जब भी इसको बोलोगे ना रामू श्यामू, तो आपका अंदर से ही आवाज़ आएगी कि इनके बीच में और लगाने की कमी सी आपको महसूस होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि उनके बीच में और लगने की संभावना। अब देखें यहाँ पर संभावना बन रही है कि नहीं बन रही है, भाई यहाँ पर और लगाने की संभावना बन रही है। और जब और लगाने की संभावना बन रही है तो वहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अल्प विराम लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया, ठीक है, ये हो गया आपका अल्प विराम। तो रामू श्यामू और धनराज खेल रहे हैं। एक और उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, उदाहरण नंबर 2, आलिया आयशा स्कूल जा रही है। अब देखिए आलिया आयशा, इनको बोलेंगे तो आपको एक कमी सी महसूस होगी कि आलिया और आयशा, आलिया आयशा के बीच में हम और लगा लेंगे। देखिए मैं बार बार जब बोलता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली और यहाँ पर बोला जाता है। तो आलिया आयशा, इनके बीच में कुछ महसूस होगा आपको और लगाने की। तो आलिया और आयशा स्कूल जा रही है। जब यहाँ पर और लगाने की कमी महसूस हो रही है ना, तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर अल्प विराम लगा दीजिए। यहाँ पर लगा दिया हमने अल्प विराम। तो आलिया आयशा स्कूल जा रही है, ठीक है, ये आपका अल्प विराम लगाने की कंडीशन हो गई, ठीक है। अब देखिए अल्प विराम कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, इसके 8 नियम यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो उन नियमों को भी यहाँ पर देख लीजिए, आपके बहुत अच्छे से फ़ायदा बहुत होगा, आप हिंदी सीख जाएंगे। तो देखिए अल्प विराम के प्रयोग के कुछ नियम। सबसे पहला नियम है यहाँ पर नियम नंबर 1, 2 से अधिक वाक्यों में यदि और लगा हो या लगने की संभावना हो तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगता है। यहाँ पर जैसे ऊपर था ना, ऐसा ही यहाँ पर ये पहला नियम है आपका, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 से अधिक वाक्यों में यदि और लगा हो या लगने की संभावना हो, ये और जो होता है ये अव्यय, मान लीजिए अव्यय होता है। तो देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए आप, सोहन जो रोज आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो देखिए सोहन जो रोज आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और इसमें आ गया है ना और, तो इस और को देखकर आप यहाँ पर इसमें सोहन रोज आते हैं और पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम और का प्रयोग की कमी आपको महसूस होगी यहाँ पर। तो जहाँ पर आपको महसूस हो रही है ना कमी और की, वहाँ पर आप अल्प विराम चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपको वाक्य पढ़ते समय वहाँ पर और बोलने की कमी महसूस हो रही है तो वहाँ पर आप अल्प विराम लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नियम नंबर 2, अल्प विराम का प्रयोग करने का नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द, वाक्यों के बीच में अव्यय शब्द होते हैं। कौन कौन से अव्यय शब्द, किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, ये इत्यादि जितने भी शब्द होते हैं अव्यय शब्द, ये शब्द आए तो इनसे पहले आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर कोई वाक्य है और उसमें ये अव्यय चिन्ह इनमें से कोई सा भी आ जाए, ये जितने भी अव्यय शब्द है, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, लेकिन, वाक्य में ये कोई सा भी शब्द आ जाए तो इन शब्द से पहले आप अल्प विराम चिन्ह लगा सकते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखें उदाहरण नंबर 1, मैं राशिद के घर पहुँचा,
परंतु वह घर नहीं था। अब देखिए ये अव्यय शब्द यहाँ पर आ गया ना, परंतु, ये देखिए ये वाला परंतु है ना यहाँ पर आ गया। अब इस अव्यय शब्द से पहले हम अल्प विराम चिन्ह लगा सकते हैं, तो इससे पहले हम यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए हो गया। अब देखिए मैं राशिद के घर पहुँचा परंतु वह घर पर नहीं था। हो गया आपका वाक्य शुद्ध। एक और यहाँ पर उदाहरण देखिए, आज मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा है। अब देखिए यहाँ पर अव्यय शब्द देखिए कहाँ पर आया है वाक्य में, ये अव्यय शब्द आया है यहाँ पर क्योंकि। अब इस क्योंकि से पहले आप अल्प विराम चिन्ह लगा दीजिए, ये लग गया आपका अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। अब देखिए इसको आप पढ़िए दोबारा से, आज मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा है। तो इस तरीके से आपका नियम नंबर 2 हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग करने का नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 पर क्या कहा गया है, देखिए जब हम किसी व्यक्ति की प्रसिद्ध उक्ति या संवाद को लिख रहे होते हैं तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कोई वाक्य बोल दिया है, जैसे कि करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है, ऐसा कोई नारा है, ऐसी कोई प्रसिद्ध उक्ति या पंक्ति कुछ भी है, उसको लिखने से पहले यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर ये पहला उदाहरण है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक सुप्रसिद्ध उक्ति है, सुप्रसिद्ध उनकी एक पंक्ति है, ठीक है। अब इसको लिखने से पहले यहाँ पर हमको क्या करना होगा, अल्प विराम चिन्ह लगा देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लगा दिया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा है, तो देखिए इन्वर्टेड कोमे के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि नियम नंबर 3 में क्या कहा गया है, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का संवाद अगर हमको लिखना है तो उससे पहले हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी किया है। एक और उदाहरण देखिए यहाँ पर, उदाहरण नंबर 2, तिलक जी ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे उन्होंने यहाँ पर ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। अब देखिए ये प्रसिद्ध एक संवाद हो गया, उनके एक प्रसिद्ध उक्ति हो गई। इस उक्ति को लिखने से पहले हमें यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। देखिए तिलक जी ने कहा, लगा दिया अल्प विराम, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये नियम नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नियम नंबर 4 देख लीजिए। नियम नंबर 4 में क्या है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो वहां भावों पर बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाना चाहिए। यानी किसी वाक्य में कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर जो उस वाक्य के द्वारा जो हमको बताना चाह रहा है, क्या भाव प्रकट करना चाह रहा है, उस पर बल देने के लिए जब यहाँ पर शब्दों का रिपीटेशन होता है ना, तो वहां पर भी हमको अल्प विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक उदाहरण है, सुनो सुनो वह गा रहा है। अब देखें यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, नहीं, सुनो सुनो 2 बार आया है, यानी सुनो सुनो की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो गई। अब इनके बाद में हमको यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर सुनो सुनो यहाँ पर लगा दिया हमने अल्प विराम, ठीक है। अब देखिए आप पढ़िए इसको, सुनो सुनो वह गा रहा है। जैसे हम इसको बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए आप अल्प मात्रा में विराम भी लेते हैं, सुनो 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 वह गा रहा है। आप देखेंगे बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर नियम नंबर 4 आपका यही कहता है कि जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो और वहां पर भाव पर बल देने के लिए आपको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, उदाहरण नंबर 2, देखो देखो शेर आ रहा है। अब देखें यहाँ पर देखो देखो जो उनसे पुनरावृत्ति हुई है उनके बाद यहाँ पर हमको अल्प विराम लगा देना है, ठीक है, ये हमारा अल्प विराम हो गया। तो देखो देखो शेर आ रहा है, ऐसे इसका यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। तो उम्मीद है नियम नंबर 4 भी आप समझ गए होंगे। अब देखें यहाँ पर नियम नंबर 5, अल्प विराम को प्रयोग करने के नियम आपको बता रहा हूँ। अल्प विराम कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है उसके नियम चल रहे हैं यहाँ पर। अब ये 5वां नियम है, इसके आगे 3 नियम और हैं, यहाँ पर टोटल 8 नियम मैं इसके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए नियम नंबर 5 देखिए, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है
तो संबोधन वाक्य के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को हम कोई भाषण दे रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं, उसको संबोधन कर रहे हैं, किसी को संबोधित करते हैं ना भाई, कोई मंच पर चढ़ जाता है, कोई भाषण देता है, तो जब दूसरों को कुछ बात बताते हैं वो संबोधन ही तो होता है। जब हम दूसरों को संबोधित करते हैं तो संबोधन के बाद यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उदाहरण देख लीजिए, हे महाराज अब आप कथा कहिए। महाराज जी है, कथा कह रहे होंगे, लेकिन कहते कहते रुक गए होंगे, कुछ और बात कह रहे होंगे, तो हम लोगों ने क्या कहा, उनसे संबोधन किया, यानी उनसे निवेदन किया, हे महाराज अब आप कथा कहिए। अब हमने संबोधन क्या होगा हमारा, ये इतना यहाँ पर हमारा संबोधन हो गया, हे महाराज, तो यहाँ हमको अल्प विराम लगाना पड़ेगा, हे महाराज अब आप कथा सुनाइए। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक और उदाहरण इसका देख लीजिए, भाइयों और बहनों क्या आप तैयार हैं। आपने मोदी जी को भी सुना होगा, भाइयों और बहनों, वो भी थोड़ा सा अल्प विराम लेते हैं, भाइयों और बहनों कहते ही थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ठहराव लेते हैं। तो वही है, बस जब वो संबोधित करते हैं ना अपने मंच से, भाइयों और बहनों, तो वहां पर थोड़ा सा विराम लेते हैं, वही विराम हमको यहाँ पर लेना है अल्प विराम लगाने के लिए। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमको अल्प विराम लगा देना है, क्या आप तैयार हैं। अब बोलकर देखिए इसको, भाइयों और बहनों क्या आप तैयार हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहनों के बाद में हमने जो अल्प मात्रा में विराम लिया है ना, वो अल्प विराम की वजह से ही लिया है। तो ये नियम नंबर 5 भी आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग का नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर, यदि किसी वाक्य में यह, वह, अब, तब, या, तो ये आदि शब्द का लोप हो तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कोई वाक्य आपको दिया गया होगा और वहां पर आपको ये जो शब्द आपको दी गई है, यह, वह, अब, तब, या, तो, इन शब्दों को वहां पर लोप हुआ होगा, ये वहां पर आपको दिए नहीं होंगे, वहां पर इनका आपको इनकी कमी महसूस होगी वहां पर। तो वहां पर जब इनकी आपको कमी महसूस होगी तो वहां पर आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के जरिए से इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, गुरुदेव जो कह रहे हैं कान लगाकर सुनो। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, गुरुदेव जो कह रहे हैं कान लगाकर सुनो। अब यहाँ पर देखिए, किसी चीज की यहाँ पर आपको कमी महसूस होगी, गुरुदेव जो कह रहे हैं वह कान लगाकर सुनो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको वह की कमी महसूस हो रही होगी। देखिए, गुरुदेव जो कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह की कमी आपको महसूस होगी। तो वह हमने अभी क्या बताया, यदि किसी वाक्य में यह, वह, अब, तब, इन आदि शब्दों की कमी महसूस हो या इनका लोप हो तो वहां पर आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, गुरुदेव जो कह रहे हैं वह कान लगाकर सुनो, या वह की कमी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगा देना है। ठीक है। एक और उदाहरण देखिए यहाँ पर, उदाहरण नंबर 2, खचेड़ू बूढ़ा हो गया है उससे चला नहीं जाता। अब देखिए, खचेड़ू बूढ़ा हो गया है यहाँ से और उससे, इन दोनों के बीच में किसी शब्द की आपको कमी महसूस होगी। सोचो आप क्या की कमी महसूस हो रही है। खचेड़ू बूढ़ा हो गया है अब उससे चला नहीं जाता। खचेड़ू बूढ़ा हो गया है अब उससे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर अब की कमी महसूस हो रही थी, यानी अब शब्द का यहाँ पर लोप हो गया है, ये वाला देखिए अब। और जब ये शब्द यहाँ पर इसका लोप हो गया है तो यहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अल्प विराम चिन्ह हो गया। तो उम्मीद है नियम नंबर 6 आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है अल्प विराम के प्रयोग का, जो वाक्य हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, इच्छा आदि शब्दों के प्रारंभ होते हैं। यानी जो वाक्य आपके, कोई वाक्य आपको दिया होगा और उन वाक्य की शुरुआत आपकी कहाँ से होगी, इन शब्दों से होगी। या तो शुरुआत में आपके हाँ लगा हुआ होगा, या नहीं, या फिर बस लगा होगा, या सचमुच लगा होगा, या अतः लगा होगा, या वस्तुतः लगा होगा, या इच्छा लगा होगा। ठीक है, ये ऐसे शब्द आपके वाक्य के शुरुआत में लगे हुए होंगे, तो वहां पर भी आपको इन शब्दों के तुरंत बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देना है। ठीक है। अब देखिए उदाहरण से आप इनको समझिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, हाँ मैं नास्तिक हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक है एक, हाँ मैं नास्तिक हूँ। अब देखिए यहाँ पर हाँ आ गया, हाँ से सब, हाँ से वाक्य की शुरुआत हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा में भी बताया गया है। तो देखिए, हाँ से जब वाक्य की शुरुआत हो रही है तो
इसके तुरंत बाद हमको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देना है। ठीक है, ये देखिए नियम नंबर 7 के अकॉर्डिंग जब हाँ से वाक्य की शुरुआत होगी तो हम इस हाँ के तुरंत बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। हाँ मैं नास्तिक हूँ। अब ये शब्द आप, अब ये वाक्य आपका बिल्कुल सही हो गया। ऐसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 देखिए, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब देखिए इसकी शुरुआत जो हुई है वो नहीं से हुई है। अब देखिए यहाँ पर नहीं इसमें लिखा है ना नियम नंबर 7 में, तो नियम नंबर 7 के अकॉर्डिंग नहीं के तुरंत बाद हमको अल्प विराम चिन्ह लगा देना है। ये लग गया अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, ये इसको सही से लिख देता हूँ मैं, ये अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, तो नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस तरीके से आपका ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, उदाहरण नंबर 3, सचमुच तुम बहुत जालिम हो। जी हाँ, सचमुच आप लोग बहुत जालिम हो, लाइक और शेयर नहीं करते और कमेंट में करके भी नहीं बताते कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें कि वीडियो कैसी लग रही है, समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सचमुच आप बहुत जालिम हो, अपने ऊपर से जालिम वाला टैग हटा लो नीचे कमेंट करके। ठीक है, तो देखिए सचमुच तुम बहुत जालिम हो। अब देखिए यहाँ पर सचमुच से इसकी शुरुआत हुई है, तो देखिए सचमुच यहाँ पर दिया गया है नियम नंबर 7 में, और जब सचमुच से इसकी शुरुआत हुई है तो यहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ऐसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 4, अतः हमें वहां जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अतः से इसकी शुरुआत हुई है, अतः यहाँ पर भी दिया गया है नियम 7 में, तो अतः के बाद हमको यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देना है। ठीक है, ये देखिए आप कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि मैं बोर्ड के सामने से नहीं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको इनके प्रॉपर नोट्स एज इट इज आपको मिलेंगे, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वही आपको उदाहरण, वही परिभाषा आपको, बल्कि उससे भी अच्छी आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेगी। तो आपको मैं प्रॉपर इनके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं एग्जाम विद जीके। सर्च करते ही आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके वहां से इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको फिक्र नहीं करना है। फिर भी मैं, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहोगे तो मैं एक बार साइड में हट जाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये नियम नंबर 7 आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अल्प विराम के प्रयोग का नियम नंबर 8, बस हम 8 नियम ही यहाँ पर पढ़ेंगे, इसके बाद हम अल्प विराम को यहाँ पर खत्म कर देंगे। उसके बाद अगले जो विराम चिन्ह है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 8 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से किया जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम के पहले अल्प विराम लगाते हैं। यानी यहाँ पर क्या कहा है, यदि कोई वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए, और विशेषता कैसे बताई जाएगी, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ना, जो सो आपने पढ़े तो नहीं होंगे, खैर मैं आपको पढ़ाऊंगा, या फिर आपने कहीं और पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। यदि किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का बोध जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम यानी जो सो इनसे इनके माध्यम से किया जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम के पहले अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। अब कैसे, देखिए इसको आप उदाहरण के जरिए समझिए। उदाहरण नंबर 1, बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वे नालंदा विहार में पढ़ाते हैं। तो देखिए बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, यानी यहाँ पर वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता, कि जो बड़ा भाई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, यानी किसी का बड़ा भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की उसकी विशेषता है। और जो ये विशेषता बताई जा रही है ये किसके माध्यम से बताई जा रही है, संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से। ये देखिए ये रहा आपका संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ना। तो जब संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर आ गया और ये इसकी विशेषता भी बता रहा है, तो हम इसके तुरंत पहले यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वे नालंदा विहार में पढ़ाते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम के तुरंत पहले यहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2 भी देख लीजिए, 2 विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए वे पढ़ने में अच्छे थे। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम आ गया है,
और जब संबंधवाचक सर्वनाम आएगा तो उसके तुरंत पहले हमको यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देना है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करने का ये 8वां नियम भी आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अल्प विराम के प्रयोग के मैंने आपको 8 नियम बताए हैं। ये 8 नियम आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप इनको समझ गए ना, तो आप जब वाक्य शुद्धि के प्रश्न करोगे ना, तो आप इनके माध्यम से बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इतनी डिटेल में मुझे नहीं लगता कि किसी और ने यहाँ पर आपको पढ़ाया होगा, पढ़ाया भी होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बहुत मन लगाकर इनको यहाँ पर पढ़ाया है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बाकी के अल्प विराम। तो आइए अब जानते हैं यहाँ पर अर्धविराम के बारे में। तो देखिए अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह की यहाँ पर देखिए परिभाषा और इसका अर्थ जान लीजिए। अर्धविराम का चिन्ह जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। बेसिकली ये कोमा का ही रूप होता है, यानी अल्प विराम ही होता है, बस इसके ऊपर ये बिंदी लग जाती है, ठीक है। ये आपका अर्धविराम हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर, जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहराव होता है वहां पर अर्धविराम होता है। यानी यहाँ पर अल्प विराम से तो थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, और पूर्ण विराम जो होता है हमारा उससे थोड़ा सा कम समय के लिए यहाँ पर वाक्य में ठहराव होता है। यानी कोई वाक्य हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं और उसमें ठहराव की जरूरत पड़ती है, तो अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहराव जो होगा अर्धविराम चिन्ह का वहां पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अर्धविराम चिन्ह ये होता है आपका। अब देखें यहाँ पर इसकी एक सामान्य सी परिभाषा और देखिए। सामान्यतः जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है तो हमें वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। यानी जब हम किसी एक वाक्य या वाक्यांश को किसी दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ कोई संबंध उसका जोड़ना होता है, तो उन दोनों वाक्यांश या वाक्यों के बीच में हमको अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसके कुछ नियम देख लीजिए। अर्धविराम प्रयोग करने के कुछ नियम हैं, सिर्फ 2 ही नियम आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो देखिए अर्धविराम के प्रयोग करने के कुछ नियम, जैसे कि यहाँ पर नियम नंबर 1, 2 या 2 से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कोई 2 उपाधि दे दी गई, जैसे कि किसी को सरदार की उपाधि दे दी जाती है, या फिर किसी ने कोई डिग्री की हुई है, बीए, एमए, एमएलसी, ये ऐसी डिग्रियां जो होती है ना, इनको उपाधि बोल जाते हैं। तो जब 2 उपाधि किसी वाक्य में लिखी जाती है तो उनके बीच में यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। ये देखिए बीए, एमए और एलएलबी, ये 3 उपाधि इस वाक्य में लिखी गई है। बीए, एमए, एलएलबी। अब देखिए बीए और एमए, इन दोनों के बीच में यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एमए और एलएलबी, अब ये भी 2 उपाधि है, इनके बीच में भी यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक उपाधि अगर किसी वाक्य में प्रयोग की गई है तो उनके बीच में यहाँ पर हमको अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना है, नियम नंबर 1 के अनुसार, ठीक है। अब नियम नंबर 2 भी देख लीजिए। नियम नंबर 2 क्या कहता है? अर्धविराम ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं जिन्हें और के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यानी कुछ ऐसे वाक्य या उपवाक्य होंगे जिनको आपस में हम और लगाकर नहीं जोड़ सकते, और जब और लगाकर वहां नहीं जोड़ सकते तो वहां पर हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण 1, यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। अब देखिए यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। यहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही होगी किसी शब्द की, तो यहाँ पर क्या हम और लगा देंगे? यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा और यह काटता है, तो यहाँ पर थोड़ा ओड सा फील नहीं हो रहा, कुछ अदर अलग से ही लग रहा है और लगाएंगे तो यहाँ पर इसको ओ के साथ नहीं जोड़ सकते, ये वाक्य अलग होगा और ये इसका उपवाक्य होगा, ठीक है। ये वाक्यांश है, ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य है। इन दोनों अलग अलग वाक्यों को और के साथ हम यहाँ नहीं जोड़ सकते। तो जब हम इसको यहाँ पर नहीं जोड़ सकते तो हम यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्धविराम का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया। यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। अब इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक। ऐसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 देखिए।
कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। यहाँ पर 3 उपवाक्य है, यानी कि ये वाक्य के ही अंश है। अब देखिए यहाँ पर 3 उपवाक्य है ये, ठीक है। अब इनको हमको आपस में जोड़ना है, तो हम इनको आपस में और के साथ तो जोड़ नहीं सकते भाई। कल रविवार है और छुट्टी है, क्या हम यहाँ ऐसे बोलेंगे? और कल रविवार है और लगाएंगे, कल रविवार है और छुट्टी है, तो और लगाने से तो कुछ अलग से ही लग रहा है ना, अजीब से ही। कल रविवार है और छुट्टी का दिन है ऐसे नहीं बोलेंगे, और घूमने चलेंगे ऐसे भी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हम इनको और के साथ तो नहीं जोड़ सकते, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसको पढ़ेंगे, देखिए कल रविवार है, छुट्टी का दिन भी है, घूमने चलेंगे। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, कल रविवार है, छुट्टी का दिन भी है, घूमने चलेंगे। अब इसको ऐसे बोलेंगे अर्धविराम लगाकर। तो उम्मीद है ये अर्धविराम भी आप समझ गए होंगे और इसके दोनों नियम भी आपकी समझ में आ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर हम विराम चिन्ह को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने इससे पहले वीडियो में आपको अल्प विराम और अर्धविराम के बारे में कंप्लीट करा दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम अपने बचे हुए जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सभी को इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ये हमारा विराम चिन्ह का दूसरा और अंतिम वीडियो है, इसके बाद विराम चिन्ह की कोई वीडियो नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है? बेसिकली आपको एक वाक्य के अंत में जो एक डंडा खींच देते हैं ना, इसको यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। पूर्ण विराम का मतलब क्या हो जाता है कि पूरी तरीके से विराम, यानी कि पूरी तरीके से ठहर जाना। तो जब किसी वाक्य का अंत हो जाता है, मतलब किसी वाक्य को बोलकर हम उसको खत्म कर देते हैं अपनी बात को, तो उसके बाद हम अल्प विराम चिन्ह मतलब पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का ये आप चिन्ह देख लीजिए, इस तरीके का होता है। और इसका देखिए अन्य नाम क्या है? इसे खड़ी पाई के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह जो होता है इसको खड़ी पाई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यही आपका पूर्ण विराम होता है। यहाँ पर देखिए इस वाक्य के अंत में जो लगता है इसे खड़ी पाई भी कहते हैं। यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो गया, इसलिए इसके पीछे यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी जब कोई भी वाक्य हम लिखते हैं और वो पूर्ण हो जाता है तो उसके पीछे यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी विराम जो होगा वो अब पूर्ण तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक और विषमयादि बोधक वाक्य। हमारे वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और विषमयादि बोधक वाक्य भी होते हैं जिनमें आश्चर्य की बात की जाती है। तो इन दोनों वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में हमारा पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर लग जाता है। बस इन दो वाक्यों में नहीं लगेगा। अगर प्रश्नवाचक वाक्य आ गया तो उसमें पूर्ण विराम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें प्रश्नवाचक का ही चिन्ह लगेगा। और अगर विषमयादि बोधक वाक्य है तो उसमें विषमयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। इन दोनों को छोड़कर ही बाकी जितने भी वाक्य हमारे बनते हैं उनमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक उदाहरण देख लीजिए, आलिया स्कूल जाती है। अब देखिए ये वाक्य पूरा हो गया, आलिया स्कूल जाती है, वाक्य पूरा हो गया। पूरा होने के बाद इसके अंत में पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर एक और उदाहरण है, मैंने सेब खाया था। तो मेरा वाक्य पूरा हो गया, मुझको बस यही कहना था कि मैंने सेब खाया था। वाक्य पूरा होते ही हमने इसके पीछे पूर्ण विराम लगा दिया। तो उम्मीद है आप पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला आता है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? ये क्वेश्चन मार्क होता है। बेसिकली इसका प्रयोग वहां पर होता है जब आप वाक्य में किसी से कोई भी प्रश्न पूछ रहे होते हैं। तो प्रश्न पूछने के दौरान वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, अंग्रेजी में इसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, ये वाला चिन्ह लग जाता है। तो देखिए ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है उनमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है, यहाँ पर जीएसटी किसके शासनकाल में लागू हुई। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि जीएसटी किसके शासनकाल में लागू हुई। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है ना, तो इसलिए हमने इसके पीछे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। जैसे यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं, यदि वाक्य में कैसे, किसके, कौन, क्या, कब, इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे शब्दों को लगाकर, तो इनसे भी आप इसको पहचान सकते हैं कि वाक्य प्रश्नवाचक है कि कैसा है। जिसमें भी ये शब्द लग जाएंगे, कौन, क्या, किसके, कैसे, कब, क्यों, ठीक है। तो इनमें यहाँ पर ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इसलिए इनमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है।
दूसरा है यहाँ पर देखिए विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक या फिर आश्चर्य चिन्ह भी इसको कहा जाता है। तो जब किसी वाक्य में मन के विकार, जैसे कि मन में हमारे कोई विकार उठते हैं, कैसे कैसे विकार उठेंगे हमारे मन में, भाई हर्ष यानी कि हमको खुशी होगी, विषमय यानी कि हमको आश्चर्य होगा, विषाद यानी कि हमको दुख भी होगा। तो हमारे मन में ऐसे ऐसे ही तो भाव आएंगे, हर्ष, विषाद, विषमय, घृणा, आश्चर्य की बात होगी कोई, या फिर करुणा, किसी पर दया आएगी, या फिर भय यानी डर लगेगा। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जब किसी वाक्य में किया जाता है तो वहां पर ऐसे वाक्य या फिर इन वाक्यांशों के अंत में विषमयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो विषमयादि बोधक चिन्ह बेसिक होता क्या है, ये आपका विषमयादि बोधक चिन्ह है। देखिए मैं इसको इस बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है, बॉक्स में नहीं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं एक बार दोबारा लिख कर बताता हूँ। ऐसे एक डंडा खींचेंगे और उसके नीचे एक बिंदी लगा देंगे, ठीक है, ये हमारा विषमयादि बोधक चिन्ह होता है, ठीक है। तो जब किसी भी वाक्य में मन के विकारों को प्रकट किया जाएगा, कैसे विकार, हर्ष भी, विषाद, विषमय या घृणा होगी किसी से, आश्चर्य, करुणा, भय, ऐसे प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाएगा तो वहां पर विषमयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए जैसे कि इसका उदाहरण देख लीजिए, ओहो बहुत कठिन समय चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही तो कहते हैं ना, ओहो बहुत कठिन समय चल रहा है। तो देखिए ये आपका हो गया, ये आपके मन के विकारों को प्रदर्शित कर रहा है, ओह यानी आपको अफसोस हुआ है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद ये हमने यहाँ पर विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया है, बहुत कठिन समय चल रहा है। बाकी आपका साधारण वाक्य है, ऐसे ही चलेगा। एक और उदाहरण देखिए यहाँ पर, हे राम अब मेरा क्या होगा, हे राम अब मेरा क्या होगा। अब देखिए ये भी आपके विषमयादि बोधक वाक्यांश है, तो इसके बाद हमने यहाँ पर विषमयादि बोधक चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, वाक्यों या फिर वाक्यांशों के अंत में विषमयादि बोधक चिन्ह लगाता है। वाक्य तो आप समझ गए कि क्या होता है, तो ये वाक्यांश क्या होते हैं। तो देखिए जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं ना वही वाक्यांश होते हैं। जैसे कि ये ओह, ये भी तो इसी वाक्य का अंश है ना, और ये पूरा वाक्य है, ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, तो इस पूरे वाक्य का एक अंश ये भी है ओह, इसलिए इसी को यहाँ पर वाक्यांश कहा जाता है। जैसे कि ये पूरा वाक्य है, हे राम अब मेरा क्या होगा। तो देखिए ये वाक्य का अंश इतना हो जाएगा, हे राम, ये भी तो इसी वाक्य का अंश है, इसी वाक्य का तो हिस्सा है ये, तो इसलिए इसको इनको यहाँ पर वाक्यांश बोला जाता है। तो वाक्यांश ये तो वाक्य के अंत में या फिर वाक्यांशों के अंत में विषमयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वाक्यांश के अंत में लगाया है विषमयादि बोधक चिन्ह। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह देखिए हिंदी में तीन तरीके का कोष्टक चिन्ह है। ये आपका छोटा ब्रैकेट बोलते हैं इसको, छोटा कोष्टक, ये आपका मझला कोष्टक बोलते हैं, और ये बड़ा कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। ये आप मैथ में भी पढ़ते होंगे, बोर्ड मास के नियम जब मैथ में पढ़ते हैं ना तो वहां पर भी इनका प्रयोग होता है। तो ये तीन कोष्टक है, इनका कहाँ पर प्रयोग होता है, वाक्यों की, यदि कोई वाक्य है और कोई कठिन शब्द उस वाक्य में आ जाए तो उस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में हम उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उसका सिंपल रूप लिखते हैं, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर वाक्यों के बीच में आए कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह लगाते हैं। यानी वाक्य के बीच में कोई कठिन शब्द आ गया, उसको स्पष्ट शब्दों में अगर लिखना है तो वहां पर कोष्टक लगाकर ब्रैकेट में वो उसकी हम एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, जिससे कि पढ़ने वाला उसको समझ सके। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरण करता है। अब देखिए कोई इसको पढ़ रहा होगा, पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे, यहाँ तक तो उसकी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर ये व्याकरण करता है, तो ये किसी की समझ में ना आया हो कि भाई व्याकरण करता है या फिर इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया है, व्याकरण के जानकार, यानी कामता प्रसाद गुरु जो है वो व्याकरण के जानकार थे, ठीक है। तो व्याकरण कर्ता का यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख दिया है, ये इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। एक और उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, लता मंगेशकर को भारत की कोकिला कहा जाता है। अब देखिए लता मंगेशकर को भारत की कोकिला, कुछ लोग हो सकता है इसको ना समझे कि भाई जब लेखक लिखता है ना तो उसके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि जो मैं शब्द लिख रहा हूँ क्या ये पढ़ने वालों की या फिर श्रोताओं की या
जो भी रीडिंग वाले करते हैं बुक को, वो इसको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो उसके मन में ऐसे ख्याल आएंगे। तो जब उसके मन में ऐसे ख्याल आएंगे तो उसको कोई ऑप्शन तो चाहिए था ना। मान लिया कोकिला है, उसको मालूम हुआ कि ये कोकिला कोई समझेगा या नहीं समझेगा, तो उसको यहाँ पर ये दिया गया है कि आप उसको ब्रैकेट में बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए कोकिला का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कर दिया, मधुर गाने वाली को कोकिला कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाक्य, लता मंगेशकर को भारत की कोकिला मधुर गाने वाली कहा जाता है। यानी भारत की कोकिला उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत मधुर गाती है, बहुत मीठा गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कोष्टक चिन्ह भी आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर उपविराम चिन्ह। तो देखिए उपविराम चिन्ह किसे कहते हैं। उपविराम चिन्ह का जो चिन्ह है वो इस तरीके का है। ये बेसिकली आपका विसर्ग की तरह होता है। जैसे हिंदी में हमने अभी विसर्ग के बारे में पढ़ा था ना वर्णमाला में, ठीक ऐसे ही होता है विसर्ग की तरह, बस ये दो बिंदी होती है ऊपर नीचे, इसको ही उपविराम चिन्ह कहा जाता है। तो देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए उस कथन को अलग से दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो बताना चाहते हैं ना उसको अलग से लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसको जब अलग लिखेगा ना तो उससे पहले इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब यहाँ तक हमने वाक्य पूरा किया, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब अंदर से आवाज आई होगी कि हाँ भाई श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इसका मतलब ये आगे ये बताएगा कि उसके कौन कौन से नाम है वो, यानी आगे इसके नामों को स्पष्ट करने की बात कही गई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर उपविराम चिन्ह लगाया और फिर इसके जो अन्य नाम है वो यहाँ पर बता दिए, जैसे कि कान्हा, माखन चोर, वासुदेव इत्यादि इनके नाम होते हैं। तो ऐसे ही वाक्य होते हैं, वहां पर आपका वाक्य लिख दिया जाएगा, फिर उसके बाद उपविराम चिन्ह लगाकर उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, यही यहाँ पर आपको परिभाषा में बताया गया है और यही मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के जरिए भी स्पष्ट किया है। तो ये आपका उपविराम चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हंस पद। हंस पद को ही यहाँ पर त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है या त्रुटि विराम चिन्ह इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका चिन्ह कैसा होता है, ये होता है बेसिकली इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये ऐसे लगा दिया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब लिखने के दौरान, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या कुछ भी लेख लिखते हैं, तो उसमें जब कोई शब्द छूट जाता है ना, तो उस छूटे हुए शब्द को एक संकेत दिया जाता है, वहां पर एक संकेत लिख देते हैं, इस चिन्ह को लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर ये पता चल जाता है कि यहाँ पर ये शब्द छूटा हुआ है और उस छूटे हुए शब्द को भी वहीं पर लिख दिया जाता है। तो इसको यहाँ पर हंस पद कहा जाता है या त्रुटि विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लिखने के दौरान किसी शब्द के छूट जाने पर संकेत देने के लिए त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, राशिद कल जाएगा, ये ऐसे लिखा था, राशिद कल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ छूट गया। तो राशिद कल दिल्ली जाएगा ऐसे लिखना था, अब ये आगे दिल्ली ऊपर लिख दिया और यहाँ पर त्रुटि विराम चिन्ह का हमने प्रयोग कर दिया है। तो राशिद कल दिल्ली जाएगा। अब पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ये दिल्ली जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर है, जहाँ पर त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना, ये यहाँ पर लगाकर बोला जाएगा या पढ़ा जाएगा। तो देखिए राशिद कल दिल्ली जाएगा, अब इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रयोग होता है त्रुटि विराम चिन्ह का। जैसे एक और उदाहरण देखिए, रवीना, ये खीना नहीं है, ये रवीना है। ठीक है, रवीना आलिया के गई। अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, रवीना आलिया के गई, कुछ समझ नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। तो हमने देखे रवीना आलिया के, इसके बाद त्रुटि विराम चिन्ह लगाया और यहाँ पर ऊपर लिख दिया घर, यानी रवीना आलिया के घर गई है। ठीक है, ऐसे बोलना चाह रहा था वाक्य में। तो यहाँ पर जब भी कोई आपका शब्द छूट जाता है वाक्य में, वहां पर त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। ऐसे यहाँ पर आपका एक हो जाएगा विवरण चिन्ह। अब देखिए विवरण चिन्ह ऐसा होता है, यहाँ पर दो ऊपर नीचे बिंदी होगी और एक यहाँ पर एक डैश होगा छोटा सा। ठीक है, तो यही आपका विवरण चिन्ह होता है। मैं इसको मिटाकर दोबारा लिखता हूँ ताकि आप क्लियरली समझ सको। ये देखिए एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे और ये ऐसे इस तरीके से ये आपका विवरण चिन्ह हो जाता है। अब देखिए किसी सूचना या निर्देश का विवरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी हमको कोई भी सूचना या कोई भी निर्देश देना है तो इस विवरण चिन्ह को लगाकर उसके बाद उस सूचना या उस निर्देश को स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, वचन के दो भेद है,
अब हम कह रहे हैं कि वचन के दो भेद हैं। अब यहाँ पर हम विवरण चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर उसका पूरा विवरण देगा कि वचन के दो भेद कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने दिया है वचन के दो भेद है, यहाँ पर विवरण चिन्ह लगाया, अब यहाँ पर पूरा विवरण कर दिया। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। ऐसे ही कोई अन्य शब्द अन्य वाक्य भी हो सकता है, जैसे कि सर्वनाम के कितने भेद है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम के 6 भेद है, ऐसा लिखकर उसके बाद ये विवरण चिन्ह लगाएंगे और सर्वनाम के जितने भी भेद है 6 के 6 वो विवरण चिन्ह लगाकर उसके बाद में 6 के 6 भेद लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से विवरण किया जाता है विवरण चिन्ह को लगाकर। उसके बाद यहाँ पर लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह देखिए इसकी आकृति ऐसी होती है, शून्य के समान होती है। ठीक है, इसको ही लाघव चिन्ह बोला जाता है। इसको संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। संक्षेप सूचक चिन्ह इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कोई बड़ा नाम या फिर कोई बड़ा शब्द है उसको छोटा करके अगर लिखना होता है ना, तो हम संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए किसी बड़े नाम या शब्द को छोटा करके लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये डॉक्टर, मान लीजिए डॉक्टर इतना है, डॉक्टर को हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, सीधा ही डा बनाकर इसके आगे लाघव चिन्ह लगा देंगे तो आपका ये डॉक्टर यहाँ पर तुरंत समझ जाते हैं आप सभी की यहाँ पर ये डॉक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। अब देखिए उत्तर प्रदेश लिखने वाले लेखक को जब उत्तर प्रदेश लिखना होता है तो समझता है काफी बड़ा है तो क्यों ना इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाए, तो ऐसे करेगा ऊ के आगे लाघव चिन्ह लगाएगा, फिर पर के नीचे आगे लाघव चिन्ह लगाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पढ़ने वाले इसी से समझ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने ये लिखे हुए कहीं देखे भी होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके उपविराम चिन्ह, हंसपद चिन्ह, विवरण चिन्ह और लाघव चिन्ह हो गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह। तो देखिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी इसी को बोला जाता है। आप हेडिंग डालेंगे, हालांकि मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या फिर इसी को ही अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। अवतरण, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह कितने प्रकार का होता है, ये आपका बेसिकली 2 प्रकार का होता है। उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह जो है इसका पहले तो आप चिन्ह देख लीजिए कैसे होता है। एक तो होता है आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, ये होता है आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर बीच में कोई शब्द या वाक्य लिखा होगा यहाँ पर और इसके ऊपर ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा लग जाता है। और एक होता है आपका डबल इन्वर्टेड कोमा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसको लिख लीजिए दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये होगा इकहरा उद्धरण चिन्ह और ये होगा दोहरा उद्धरण चिन्ह, या फिर आप इनको इकहरा अवतरण चिन्ह या दोहरा अवतरण चिन्ह भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा, इसलिए ऐसे इनको बोला जाता है। तो ये बेसिकली 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, सिंगल और डबल, इस फॉर्म में होता है। अब देखिए दोनों का यूज कैसे कैसे होता है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा कहाँ पर लगाया जाता है और डबल इन्वर्टेड कोमा कहाँ पर लगाया जाता है, यानी इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह दोनों अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पर इकहरा अवतरण चिन्ह देख लीजिए। इकहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह जो है ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रयोग होता है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी अक्षर या शब्द, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, विशेष बल देने के लिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का। ठीक है, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इकहरा अवतरण चिन्ह जो है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण लिखता हूँ, उदाहरण देखिएगा आप यहाँ पर, एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे कि रामचंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा
रामचंद्र गुहा प्रसिद्ध प्रसिद्ध इतिहासकार है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा प्रसिद्ध इतिहासकार है। ठीक है, रामचंद्र गुहा प्रसिद्ध इतिहासकार है। अब देखें यहाँ पर किसी एक शब्द पर हमको विशेष बल देना है। ये रामचंद्र गुहा है, इस नाम पर हमको विशेष बल देना है, तो हमने इसको यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख दिया। ऐसे लगाया जाता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इकहरा अवतरण चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए इस साइड में एक लग जाएगा और इस साइड से बंद हो जाएगा। तो रामचंद्र गुहा प्रसिद्ध इतिहासकार है, तो इस पर हमको विशेष बल देना था कि भाई ये रामचंद्र गुहा जी है, प्रसिद्ध इतिहासकार है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट सा करने के लिए ये यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है, जिसको डबल इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है, दोहरा अवतरण चिन्ह। अब दोहरा अवतरण चिन्ह कैसा होता है, ये इसका आपका डबल इन्वर्टेड कोमा होता है। मैंने यहाँ पर इसका चिन्ह भी लिख दिया है। अब देखिए इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये देखिएगा। इसका जो प्रयोग किया जाता है किसी महत्वपूर्ण किसी महत्वपूर्ण कथन पर विशेष बल देने के लिए, विशेष बल देने के लिए। ठीक है, किसी महत्वपूर्ण कथन पर विशेष बल देने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये एक महत्वपूर्ण कथन हो गया कि नहीं होगा, एक महत्वपूर्ण नारा है उनके द्वारा दिया गया। तो इसको डबल इन्वर्टेड कोमे के अंदर हमको रखना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, अब इसको डबल इन्वर्टेड कोमे के अंदर हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डबल इन्वर्टेड कोमे का यूज। यानी यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी इकहरे अवतरण चिन्ह में तो किसी शब्द को या किसी अक्षर पर विशेष बल दिया जाएगा, तो उस शब्द को या उस अक्षर को यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, सिंगल में तो किसी शब्द को रखा जाएगा और दोहरा अवतरण चिन्ह जो है इसमें किसी वाक्य को या किसी महत्वपूर्ण कथन को उसके अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह भी आप समझ गए होंगे, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर योजक चिन्ह। तो देखिए योजक चिन्ह का चिन्ह ही देख लीजिए। पहले तो आप कैसे होता है, ये होता है डैश की तरह। हालांकि डैश इससे लंबाई में थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। ये योजक चिन्ह होता है और ये थोड़ा सा लंबाई में होगा, ये आपका निर्देशक चिन्ह या फिर डैश होगा। तो योजक चिन्ह का चिन्ह देख लीजिए, ये होगा। और योजक चिन्ह को जो है इसको समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समासिक चिन्ह भी इसे ही कहा जाता है। अब देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ कहाँ पर होता है, इसके लिए 5 नियम मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है। ठीक है, तो देखिए योजक चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला नियम देखिए, दो विपरीत शब्दों के बीच आपके योजक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं।
यानी अगर आपको किसी वाक्य में दो शब्द विपरीत दे दिए जाए तो वहां पर आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए विपरीत शब्द कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी विलोम शब्द मान लीजिए होते हैं, ठीक है। तो देखिए अमीर, अमीर का उल्टा या अमीर का विपरीत क्या होगा, गरीब। तो अमीर गरीब अगर एक साथ लिखेंगे तो इनके बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि लाभ और हानि एक दूसरे के विपरीत है, अगर लाभ हानि एक साथ यूज कर रहे हैं तो इनके बीच में योजक चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। ठीक ऐसे ही आपका दिन और रात, ठीक है, दिन रात इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक तो हो जाएगा आपका विपरीत शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। दूसरा है यहाँ पर समानार्थी शब्द, यानी समानार्थी शब्दों के बीच भी आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। समानार्थी शब्द क्या होते हैं, जिनका अर्थ एक ही होता है, जैसे कि धन और दौलत। अब धन का मतलब भी धन ही होता है, पैसे ही होता है, और दौलत का मतलब भी पैसा ही मान लीजिए होता है। तो दोनों यहाँ पर एक ही अर्थ निकालते हैं, इसलिए इनको समानार्थी शब्द बोल दिया जाता है। अगर कहीं पर भी समानार्थी शब्द एक साथ लिखे जाते हैं तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, रुपया पैसा, दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए दोनों शब्द समानार्थी है, रुपया भी और पैसा भी दोनों समान अर्थ दे रहे हैं ना, तो इनके बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होता है कूड़ा कचरा। अब देखिए कूड़ा, कूड़े से भी आप कूड़े का ही मतलब आ रहा है, और कचरे से, कचरा भी कूड़े को ही कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों समानार्थी शब्द है और इनके बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समानार्थी शब्दों के बीच आप योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा, तीसरा नियम क्या है यहाँ पर, तीसरा नियम है जब कोई एक ही संज्ञा शब्द दो बार आए तो वहां पर भी आप योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जब कोई एक ही संज्ञा शब्द वाक्य में दो बार आए तो वहां पर आप संज्ञा मतलब वहां पर आप योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए घर घर। अब देखिए घर एक ही संज्ञा शब्द है, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, और दोनों एक ही शब्द है। तो देखिए घर घर की यही कहानी, ऐसे वाक्य लिखेंगे ना तो घर घर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह आ जाएगा। ठीक ऐसे यहाँ पर गांव गांव, गांव गांव दोनों एक ही संज्ञा शब्द है, इनके बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह आ गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर रोम रोम, ठीक है, रोम रोम एक ही संज्ञा शब्द है, इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन नियम हो गए आपके। अब चौथा नियम देखिए, चौथा नियम क्या कहता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द एक साथ आए तो वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपके सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोनों एक साथ लिख दिए जाए तो वहां पर आप योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द ऐसा होता है उसको शब्द को तो लिख दिया जाएगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता। अब देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखिए खाना वाना। अब देखिए खाना का मतलब आप समझ गए होंगे कि खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वाना का मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हम आम बोलचाल में कह देते हैं ना, भाई खाना वाना खा लिया कि नहीं खा लिया। तो हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो सार्थक शब्द का तो यहाँ पर मतलब होता है, लेकिन जो साथ में हम निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं ना उसका कोई मतलब ही नहीं होता। बोल देते हैं खाना वाना खा लिया नहीं, पानी वानी पिया, रोटी वोटी खाई नहीं खाई, इस तरीके से बोलते हैं। तो बाद में जो हम निरर्थक शब्द बोलते हैं ना उनको यहाँ पर निरर्थक शब्द बोल दिया जाता है। तो अगर वाक्य में या फिर ऐसे ही सार्थक और निरर्थक शब्द दोनों एक साथ आए तो वहां पर आप योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर खाना वाना, रोटी वोटी, अनाप शनाप, ठीक है। अनाप का शनाप का ये देखिए एक सार्थक शब्द है एक निरर्थक शब्द है, तो सार्थक और निरर्थक शब्द एक साथ आए तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार नियम आपके हो गए। अब पांचवा नियम देखिए क्या है, दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य योजक चिन्ह लगता है। यानी अगर कहीं पर दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ आ जाएगी तो वहां पर भी आप योजक चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे कि पढ़ना लिखना, ठीक है, दोनों एक ही अर्थ से दे रहे हैं ना, पढ़ना लिखना, तो दोनों संयुक्त क्रियाएं हो गई। जैसे कि मारना पीटना, मारना भी वही है और पीटना भी वही है, एक जैसी होगी ना, तो ये दोनों क्रियाएं आपस में संयुक्त हो गई। तो ऐसी क्रियाएं जब जहां पर आएगी तो वहां पर आपको योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके योजक चिन्ह को प्रयोग करने के 5 नियम हो गए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं यहाँ पर पीछे हट जाता हूँ और मैं इनके आपको नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा ही। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर निर्देशक चिन्ह।
निर्देशक चिन्ह देखिए योजक चिन्ह का ही बड़ा भाई मान लीजिए इसको, इसका साइज छोटा होता है और इसका साइज थोड़ा लंबा होता है। तो ये देखिए ये बीच में आपका निर्देशक चिन्ह है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किसी विषय से संबंधित निर्देश देने के लिए किया जाता है। यानी हमने कोई विषय पर हमको बात करनी है और उस पर जो हमको बड़ी डिटेल में बात करनी है ना, वो वहां पर हम इसका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लीजिए छोटे छोटे। यहाँ पर इसका प्रयोग किसी विषय से संबंधित निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण नंबर 1, राम ने कहा, यानी राम ने कुछ कहा होगा। अब क्या कहा होगा वो हम देखेंगे, पहले हम निर्देशक चिन्ह लगा लेंगे। राम ने कहा, निर्देशक चिन्ह लगा, मैं कल घर आऊंगा। ठीक है, तो राम ने कहा कि मैं कल घर आऊंगा, बस यहाँ पर हमने इसका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, एक बात हमेशा याद रखो, यानी कोई आपको निर्देशित कर रहा है। और यहाँ पर देखिए एक बात हमेशा याद रखो, कोई व्यक्ति आपको निर्देश देने की कोशिश कर रहा है। निर्देश मतलब कोई आपको प्रवचन देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समझो। तो देखिए निर्देश का मतलब ये आपको कोई कुछ बताना चाह रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखो, कोई अब आपको निर्देश देगा, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। समय सबसे मूल्यवान है। ठीक है, यानी आपको किसी ने निर्देश दिया कि एक बात हमेशा याद रखो, निर्देशक चिन्ह लगाया कि समय सबसे मूल्यवान है। ठीक है, तो ये निर्देशक चिन्ह आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर तुल्यता सूचक या फिर समता सूचक चिन्ह। इसको ही यहाँ पर तुल्यता सूचक और समता सूचक दोनों ही इसी के नाम है, और हम अपनी बोलचाल में इसको बराबर का निशान भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका हिंदी में यूज कहाँ पर किया जाता है? दो शब्दों में समानता दिखाने के लिए तुल्यता सूचक से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बल और शक्ति, दोनों में हम समानता दिखाएंगे। किससे? इस तुल्यता सूचक चिन्ह से इसकी समानता दिखाएंगे। ठीक है, बल और शक्ति दोनों एक ही शब्द है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इसलिए इनमें दोनों में समानता है, समता है। ऐसे यहाँ पर जल और पानी दोनों एक ही शब्द है और दोनों में समानता दिखाने के लिए यहाँ पर इसे तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स है, आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? ये ऐसा होता है। ठीक है, ये डबल कोमा सा होता है। तो अब देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऊपर लिखे गए वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने से बचने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम कोई लेख लिख रहे हैं और हमने एक लाइन यहाँ पर लिख दी बिल्कुल सेम टू सेम, अब हम नीचे की लाइन में भी वही सेम टू सेम लाइन लिखने की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लाइन ना लिखनी पड़े, ऊपरली लाइन से ही पढ़ने वाला या लिखने वाला समझ सके। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऐसे आपकी समझ में नहीं आया होगा तो चलिए यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने एक वाक्य लिखा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण क्या है? ये हमने एक वाक्य लिखा। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण क्या है? अब हमको यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखना पड़ रहा है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रथम वर्ण क्या है? ठीक है, यानी हिंदी शब्दकोश के अनुसार, यहाँ तक तो ये दूसरा वाक्य भी सेम टू सेम था, बस यहाँ से आगे बदला है। इसमें ऊपर पूछा है अंतिम वर्ण क्या है और इसमें पूछा है प्रथम वर्ण क्या है, और यहाँ तक का आपका वाक्य सेम था। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये पूरा लिखने से बचने के लिए हम यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिंदी, इस शब्द के लिए हमने ये पुनरुक्ति सूचक लगा दिया। शब्दकोश, इस शब्द को लिखने से बचने के लिए हमने ये पुनरुक्ति सूचक लगा दिया। इसके से बचने के लिए हमने ये पुनरुक्ति सूचक लगा दिया, और अनुसार को लिखने से बचने के लिए हमने ये फिर से पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर कर लिया। यानी कहने का मतलब ये है, ऊपर अगर हम कोई लाइन लिख रही है और हमको नीचे भी वही सेम टू सेम लाइन लिखनी है, तो हम उस सेम टू सेम लाइन को लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं अगला लोप चिन्ह। लोप चिन्ह को यहाँ पर लोप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। तो लोप चिन्ह या फिर लोप सूचक चिन्ह, तो लोप चिन्ह किसी वाक्य के मध्य में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, यानी कोई वाक्य हम लिख रहे हैं और उसमें बीच में हमें रिक्त स्थान छोड़ देते हैं ना, डॉट 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 सा,
उसको यहाँ पर लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह कहते हैं, जिसे बाद में पूरा भी किया जा सकता है। ठीक है, उस रिक्त स्थान को बाद में हम पूरा भी कर सकते हैं लिखकर उसमें। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 1, रानी ने दासी को खालिस्तान, देखिए इसको लोप सूचक चिन्ह बोलते हैं, डॉट डॉट कहकर गाली दी, यानी रानी ने दासी को कहकर गाली दी। अब यहाँ पर देखिए क्या कहकर गाली दी, ये खालिस्तान है, अपने आप में पूरा होने की डिमांड कर रहा है। अब देखिए रानी ने दासी को चुड़ैल कहकर गाली दी, यहाँ पर हम चुड़ैल डाल देंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तो रानी ने दासी को चुड़ैल कहकर गाली दी। ठीक है, ये आपका लोप सूचक चिन्ह होता है, यानी यहाँ पर किसी शब्द, जो शब्द छूटा हुआ होता है ना, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, वो छूट जाता है। ऐसे यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, भारत की राजधानी, यहाँ पर देखिए भारत की राजधानी क्या है, जो भी राजधानी है उसका यहाँ पर लोप हो गया है। ठीक है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, इस तरीके से ये वाक्य पूरा हो जाएगा। अब देखिए, देखते हैं यहाँ पर पाद बिंदु। पाद बिंदु चिन्ह क्या होता है, ये बेसिकली ये नुक्ता होता है। ठीक है, ये नुक्ता होता है, ये अरबी फारसी से जो शब्द हमारी हिंदी में आए हैं ना, जो अरबी फारसी से नवविकसित ध्वनियां हमारी हिंदी भाषा में आई है, उनके नीचे ये नुक्ता लगता है, ये पाद बिंदु लगता है। अब देखिए हिंदी में अरबी फारसी से आए हुए शब्दों में प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, कागज। कागज देखिए यहाँ पर ज के नीचे ये लग गया यहाँ पर आपका पाद बिंदु। एक होगा जरा, जरा एक इसके ज के नीचे लग गया आपका पाद बिंदु। कफ, इसके फ के नीचे लग गया है आपका पाद बिंदु। ठीक है, तो देखिए अगर आप गूगल करोगे ना, तो इस पाद बिंदु का एक और चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है, ये पाद बिंदु का एक ये चिन्ह होता है। लेकिन ये जो चिन्ह होता है ये आपका मैथमेटिक्स में यूज होता है, गणित में यूज होता है। लेकिन हम यहाँ पर हिंदी के विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के विराम चिन्हों में पाद बिंदु इसको कहा जाता है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जिसको आप भाग का निशान भी बोलते हैं ना भाई, डिवाइड करने का भी तो ये मैथ में होता है ना, ये एक ऊपर इसके हो जाता है, ये आपका मैथमेटिक्स में यूज होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है। बेसिकली इसको गुरु भी कहते हैं, लघु गुरु आपने सुने होंगे, तो इसको गुरु भी कहते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का चिन्ह ये देख लीजिए, जब किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्द की अपेक्षा कुछ अधिक समय लगता है, तो उसको यहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये नाम देख लीजिए, किसी का नाम पुकारने में हम देखेंगे क्या कहेंगे, मीरा, ऐसे कहेंगे ना। तो किसी का जब नाम पुकारेंगे तो थोड़ा अधिक समय लेकर हम पुकारते हैं, काफी दूर है कोई व्यक्ति, तो उसका जब हम नाम पुकारेंगे ना तो काफी अधिक समय लेंगे उसके उच्चारण करने में। जैसे कि हम किसी को, कोई दूर खड़ा है उसको हम कहेंगे कि रोटी खा लो, ऐसे कहेंगे ना, तो उच्चारण में थोड़ा सा दीर्घ समय यानी कि थोड़ा सा अधिक समय लगता है, और वहां पर हम इन गुरु को लगा देते हैं। जैसे कि हमने देखे मी और रा, इन दोनों के बीच में लगा दिया, और इसको बोलेंगे ना मीरा, ऐसे बोलेंगे। रोटी खा लो, देखिए इसको बहुत ही अधिक समय लगाकर बोलेंगे, तो इसके पीछे हमने दो गुरु लगा दिए, तो इसका किसी का नाम पुकारने में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इस गुरु का प्रयोग जो किया जाता है वो छंदों की गणना करने के लिए किया जाता है। जब हम हिंदी में छंद पढ़ेगा ना, तो छंद, तो वहां पर छंद की मात्रा गिनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये दो मात्राओं का जहाँ पर ये गुरु लगाया जाता है ना, वहां पर दो मात्राएं काउंट होती है, यानी जिस भी वर्ण में हम इस गुरु को लगाएंगे वहां पर दो मात्राएं होती है। ये दो मात्राओं के लिए प्रयोग किया जाता है गुरु। ठीक है, तो बस आप इसका एक छोटा सा दिमाग में यही रखिएगा कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग जो है वो छंदों के लिए किया जाता है, छंदों की गणना करने के लिए, और किसी का नाम पुकारने के लिए किया जाता है। यानी जो अन्य शब्द होते हैं उनसे कुछ अधिक समय लेता है उच्चारण करने में अपने। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर टीका चिन्ह, या फिर तारक चिन्ह भी इसको ही बोलते हैं, या फिर इसको फुटनोट भी बोलते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। टीका चिन्ह या तारक चिन्ह या फिर फुटनोट, इसका चिन्ह देखिए कैसा होता है, ये होता है, ये ना तो स्टार होता है, इसमें स्टार की तरह ही ऐसे होता है। तो इसको देखिए, पैराग्राफ में किसी शब्द के बारे में अलग से सूचना देने के लिए टीका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी हम किसी पैराग्राफ में कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, और उस पैराग्राफ में कोई शब्द ऐसा आ गया काफी कठिन सा,
और उसके बारे में हमें यहाँ पर अलग से सूचना देनी है पैराग्राफ के नीचे, वहीं पर नहीं देने के, उसके पैराग्राफ से अलग देनी होती है। तो जहाँ पर भी ये कठिन शब्द आया होता है उस शब्द के ऊपर ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, और बाद में जब हमारा पैराग्राफ पूरा हो जाए तो उसमें पैराग्राफ में सबसे अंतिम में सबसे नीचे ये स्टार लगाकर जो भी शब्द था उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाता है, उसका विवरण दिया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ भी बनाया हुआ है, इसी से आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ अपनी सिंपल भाषा यहाँ पर लिखी है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, हम एक सप्ताह से हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम एक सप्ताह से हिंदी पढ़ रहे हैं और आज विराम चिन्ह की कक्षा की इतिश्री है। यानी हम एक हफ्ते से हिंदी पढ़ रहे हैं और आज जो हमारा विराम चिन्ह है ना, इसकी इतिश्री है, यानी इसका इतिश्री हो जाएगा। कल से हम संज्ञा शब्द पढ़ना चालू करेंगे। ये हमारा एक पैराग्राफ है। आपने ध्यान दिया होगा ये जो इतिश्री है, इस इतिश्री के ऊपर हमने ये स्टार सा लगा दिया है, इसको ही हम फुटनोट बोलते हैं। ठीक है, तो फुटनोट या फिर इसको टीका चिन्ह, तो इसके ऊपर हमने टीका चिन्ह लगाया और इससे आगे हम अपना पैराग्राफ पूरा करते चले गए। अब जब हमारा पैराग्राफ यहाँ तक पूरा हो गया, हम संज्ञा पढ़ना चालू करेंगे। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ पूरा हो गया। अब हमें जिसके ऊपर ये फुटनोट लगाया था ना, वो यहाँ पर हमने फुटनोट लगाया और इसके बारे में यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर इसका मतलब क्या है। जैसे कि इतिश्री का मतलब समाप्ति होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इसी अंदाजे में आपको बताया है कि हम एक सप्ताह से हिंदी पढ़ रहे हैं और आज हमारी विराम चिन्ह की जो है वो अंतिम कक्षा है, यानी विराम चिन्ह आज हमारा समाप्त हो गया है, उसका इतिश्री हो गया है। ठीक है, इसको समाप्ति बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये फुटनोट कहाँ पर लगाया जाता है या ये तारक चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है, टीका चिन्ह भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह या फिर इसी को ही इतिश्री चिन्ह भी कहा जाता है। ये हमारी क्लास का अंतिम विराम चिन्ह है और यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त भी हो जाएगी। तो देखिए समाप्ति सूचक चिन्ह, इसी को ही इतिश्री चिन्ह भी कहते हैं और इसका निशान जो होता है, इसका चिन्ह वो ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए जब कोई लेख समाप्त हो जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी लेखक जब अपना लेख लिखता है और उसका लेख जो है पूरा हो जाता है, ठीक है, तो पूरा होने के बाद समाप्त हो जाता है बिल्कुल, तो समाप्ति पर ही यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप एग्जाम देने जाते होंगे, आपको जो आपका पेपर मिलता होगा ना, ऑफलाइन एग्जाम होता है, जो आपको आपका पेपर मिलता है तो सबसे एंड के पेज पर आप सबसे नीचे देखिएगा, आपको ये मिलेगा। यानी जहाँ पर आपका पेपर समाप्त होगा ना, आपका आखिरी पन्ना होगा, उस पर आपको ये निशान जरूर मिलेगा। इसका मतलब हो जाता है कि अब आगे आपका कोई कंटेंट नहीं है, यहाँ पर आपका पेपर या आपका एग्जाम समाप्त हो गया है। तो ठीक ऐसे ही जब कोई लेख समाप्त हो जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, बहुत ही देखिए, हमारा आज विराम चिन्ह वाला अध्याय समाप्त हुआ। ठीक है, यानी आज हमारा जो विराम चिन्ह वाला अध्याय है ना वो समाप्त हो गया। अब इससे आगे तो नहीं हमें कुछ पढ़ना विराम चिन्ह में, तो हम यहाँ पर ये इतिश्री चिन्ह लगा देंगे या इसको समाप्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप सब कुछ समझ गए होंगे और यहाँ पर हमने विराम चिन्हों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। कल का वीडियो और आज का वीडियो काफी अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट कराया। उम्मीद है दोनों वीडियो आपको पसंद आए होंगे और इतने डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको काफी पढ़ने में मजा आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।